देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड और होलो स्फीयर। ठीक है, इससे पहले हम बात करते हैं, इसको थोड़ा समझने के लिए हम बात करते हैं गोज लॉ। ठीक है, गोज लॉ हम इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ते हैं, गोज लॉ हम ग्रेविटेशन में भी पढ़ते हैं। ये बात मैंने आप लोगों को पहले ही बताई थी कि ग्रेविटेशन के जितने भी कंसेप्ट आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो वो सारे कंसेप्ट सेम आपके इलेक्ट्रिसिटी में +2 में आने वाले एज इट इज। ठीक है, तो गोज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो उसके अंदर कहते हैं बच्चों कि टोटल फ्लक्स फाई E डॉट ds is equals to q by epsilon। इन सिंपल वे phi is equals to q by epsilon। phi क्या होता है बच्चों, यहाँ पे फ्लक्स होता है। phi क्या होता है यहाँ पे, फ्लक्स। फ्लक्स हो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया का मल्टीप्लिकेशन। ये E क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, ds के E यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड कहते हैं, वहाँ पे क्या कहते हैं, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ds क्या, सरफेस एरिया। ठीक है, तो फ्लक्स का मतलब क्या बच्चों, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। फ्लक्स वर्ड क्या बताता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया का मतलब बच्चों ये एक पाइप है, इसमें से कितना पानी अंदर गया और कितना पानी बाहर। दैट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स क्या बताता है कि मान एक पाइप है, इसमें कितना पानी अंदर गया और कितना पानी बाहर। फ्लक्स पानी की वजह हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें फील्ड, तो कहते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन में कितनी फील्ड लाइंस अंदर जा रही है और कितनी फील्ड लाइंस बाहर आ रही है, उसे क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बच्चों एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस हम अज्यूम करते हैं। क्या मानते हैं, हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कंडीशन ये होती है बच्चों, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज अनक्लोज होना चाहिए। चार्ज क्या होना चाहिए, अनक्लोज, तभी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं। कंडीशन ये होती है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज अनक्लोज होना चाहिए। चार्ज अनक्लोज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे मैं कहते हैं पॉइंट चार्ज है, इसके कारण सिमेट्री स्फेरिकल होगी। ठीक है, इसके उस पास हम क्या मानेंगे, गॉसियन सरफेस। तो अगर इस गॉसियन सरफेस में चार्ज है बच्चों, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी kq/r का स्केल, r भी द डिस्टेंस। माने कि इसके कारण मैं इस p पॉइंट पे मान रही हूं कि मेरे पास r डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या बात करें हमने, gm/r स्केल। ग्रेविटेशन में क्या लिखा था हमने, gm/r स्केल। वो मास की बात करते हैं यहाँ पे k कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग, q चार्ज डिवाइड बाय r का स्केल। ठीक है, अब जो हम ये प्रॉब्लम समझेंगे उसके लिए हमें ये कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, एक बार नोट करिए इसको, फिर आगे डिस्कस कर लीजिए जल्दी से काम। एक होता है गोज लॉ इन ग्रेविटेशन। गोज लॉ इन ग्रेविटेशन क्या होता है, गोज लॉ इन ग्रेविटेशन। ये क्या होता है आपके पास, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, टोटल फ्लक्स होगा आपके पास या टोटल फील्ड होगी, किसके बराबर होगी, 4 पाई g इंटू एम इनसाइड। यहाँ पे माइनस साइन लगा देते हैं। ये जो माइनस साइन होता है आपके पास, ये माइनस साइन क्या बताता है कि फील्ड किधर है, टुवर्ड्स द मास। माइनस साइन क्या बताता है, फील्ड किधर है, टुवर्ड्स द मास। ठीक है, तो ये मानिए कोई भी क्लोज सरफेस आपके पास, ठीक है, इसके अंदर आने वाली फील्ड लाइंस। ठीक है, टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगा, 4 पाई gm इनटू टोटल मास इनसाइड दिस क्लोज बॉडी। m को कौन सा लेंगे, टोटल मास क्लोज इनसाइड दिस बॉडी।
इधर है, अगर m इधर है तो उसको कंसिडर हम लोग नहीं करेंगे, इनको हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। पोजीशन ऑफ मास जो है कभी भी टोटल फ्लक्स को इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। या कह सकते हैं गॉस लॉ डज नॉट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द मास, तो लिख सकते हैं यहाँ पे गॉस लॉ डज नॉट डिपेंड्स on the position of the mass, position of the mass। नोट करो एक बार इसको, जल्दी से नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? एक पॉइंट और लिख लो यहीं पे, शेप ऑफ द सरफेस, शेप ऑफ द सरफेस डज नॉट इफेक्ट द गॉस लॉ, गॉस लॉ मतलब कि आपके पास जैसे ये कोई बॉडी ऐसी है, इसके अंदर भी m मास है, कोई ये बॉडी है इसके अंदर भी m मास है, तो दोनों ही सिचुएशन में गॉस लॉ यही है, उसमें चेंज है बस ये टोटल मास कितना इस बात पर डिपेंड करेगा, उसकी शेप और पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। नोट करिए, कर लिया? अब हम बात करते हैं इसके अंदर, सबसे पहले आते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड टू द होलो स्फीयर, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू द होलो स्फीयर, होलो स्फीयर, होलो स्फीयर या सेल भी कह सकते हैं। ये कैसा हो सकता है जैसे सिर्फ सरफेस के मास, होलो स्फीयर मतलब ऐसी बॉडी जिसके सिर्फ किस पे मास है आपका सरफेस, जैसे गुब्बारा उसको फुला दो, या प्लास्टिक की बॉल जो बच्चे खेलते हैं छोटी, ठीक है, उनमें सिर्फ कहाँ पे मास होता है सरफेस पे, अंदर पे क्या होती है खाली होती है। तो हमने मान लिया बच्चों ये एक बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी, इसका मास m है और इसकी रेडियस क्या है r, ठीक है। ये होलो स्फीयर है जिसका मास m है, रेडियस क्या है r। हम तीन जगह पे बात करेंगे, फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, फिर हम बात करेंगे फील्ड इनसाइड द स्फीयर, फिर ऑन द सरफेस, तीनों सिचुएशन बात। तो ये मान लिया आपके पास कोई P पॉइंट मान लिया आपने बाहर, इस P पॉइंट पे सेंटर से क्या निकाल रहे हो आप लोग, फील्ड निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो फील्ड। तो इसमें दो तरीके से आपकी बुक्स ये कह देती है कि मान लेते हैं कि पूरा मास कैसे एज्यूम कर लिया, एक पॉइंट मास की तरह एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो अपने अभी आपने पढ़ा था पीछे कि ये पॉइंट मास है, इसके कारण किसी पूरे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, Gm/r का स्केल, ये पढ़ा था आप लोगों ने, ठीक है। बाद मैंने गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बताया, ये एक बॉडी है, इसकी मास क्या बच्चों है, अब जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो उस पॉइंट से क्या मान लो, हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम करो, क्या मान लो, हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर ये पूरा मास है इनक्लोज है, ये कैसे ट्रीट करेगा जो पॉइंट मास, कैसे ट्रीट करेगा जो पॉइंट मास, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी Gm/r। ये केस वो बना बच्चों जब r ग्रेटर देन है किससे, r से, क्योंकि ये r रेडियस, ये r पूरी डिस्टेंस है, और ये सेंटर से P पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी ली है मैंने, r, तो r ग्रेटर देन है किससे, r से, ठीक है। तो इसको क्या मान लो, एक पॉइंट मास, और उस पॉइंट मास की वजह से इस P पॉइंट के ऊपर क्या होती है ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू Gm/r से, पिछले लेक्चर में बताई थी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी Gm/r का स्केल, तो वो लिख दिया मैंने। अब बात करो ऑन द सरफेस, ऑन दी सरफेस, सरफेस में कुछ नहीं करना बच्चों आप लोगों को, सरफेस में क्या हो जाएगा बच्चों, r बराबर r हो जाएगा, कि मतलब ये P पॉइंट जो है ना, अब आपका ये P पॉइंट जो बाहर था अब वो चल के यहाँ आ गया सरफेस, तो गॉसियन सरफेस भी यही है जहां बॉडी है, ठीक है। तो इस P पॉइंट के ऊपर
GM/R का स्केल। सिर्फ R की जगह क्या लिख दोगे? कैपिटल, क्योंकि अब R अभी सरफेस की रेडियस R ही है ना, सरफेस का सेंटर से रेडियस। अब बात करते हैं बच्चों इनसाइड द स्फीयर या सेल। इनसाइड देखो, इनसाइड का मतलब ये सरफेस है बच्चों आपके पास। इनसाइड का मतलब आप गॉसियन सरफेस के अंदर आ गए। तो पहले केस में ये बॉडी थी, गॉसियन सरफेस बाहर था। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर एम मास एनक्लोज था, गॉसियन सरफेस के अंदर एम मास एनक्लोज था, तभी आपने कहा ये पॉइंट मास की तरह ट्रीट करेंगे और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? GM/R स्केल। मैंने क्या बताया पहले कंडीशन में कि ये सिचुएशन होती है कि गॉसियन सरफेस के अंदर मास अनक्लोज होना चाहिए। गॉसियन सरफेस के अंदर मास क्या होना चाहिए? अनक्लोज होना चाहिए। अगर मास अनक्लोज नहीं है तो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब देखो, अब ये गॉसियन सरफेस क्या हो गया किस सिचुएशन में कि गॉसियन सरफेस और सेल बाहर चली गई। अरे ऐसे मानो प्लास्टिक की बॉल, उसके अंदर कोई लाइन मानो तो उसके अंदर मास क्या है ही नहीं, अंदर तो खाली है ना, अंदर मास क्या है? जीरो। अरे सिर्फ मास तो सरफेस पे है ना ओनली, अंदर कोई भी मास वहां पे नहीं। तो इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल क्या हो जाएगी? स्फीयर के अंदर क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि अंदर कोई भी मास एनक्लोज नहीं। ठीक है, आपको कुछ बुक्स में ऐसे समझा देते हैं, कुछ ऐसे भी कह देते हैं बच्चों कि मान लिया कि आपने जैसे पहली सिचुएशन में माना कि पॉइंट मास यहीं पे लाई कर रहा था, सेंटर ऑफ मास नहीं है ये, जस्ट पॉइंट मास, स्फीयर को पॉइंट मास की तरह मान लो। तो कहता है कि डीएम एलिमेंट्स मान लो ये सारे, तो सेंटर से जितना डीएम ये होगा, जितना डीएम ये है उतना डीएम ये है सेंटर से, तो ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ, चार इक्वली अपनी तरफ एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। तो नेट फोर्स क्या बना देना? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो। नेट तो इतनी डायरेक्शन इधर उतनी ही इधर, तो नेट क्या बनी? तो नेट ग्रेविटेशन फील्ड क्या होगी? जीरो हो गई ना। नेट ग्रेविटेशन फील्ड क्या होगी वहां पे? अब तुम कहो मैडम सेंटर की बजाय कहीं और मान, कहीं और भी मान लो, यहाँ मान लो, यहाँ मानते हो, देखो मान लो यहाँ मान लीजिए डीएम सारे थोड़ा सा, तो ये डीएम ये डीएम ये डीएम ये डीएम। अब देखो छोटी सी बात समझने की कोशिश करना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बच्चों? GM/R का स्केल। अब देखो ये डीएम है यहाँ पे मास, ठीक है। अब देखो ये आपके पास मास m है, m × dm के कारण फोर्स की बात करूं मैं यहाँ, तो देखो इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा, देखो यहाँ पे ये dm आपके पास नजदीक है, तो r क्या हो गया? कम हो गया ना यहाँ पे, अरे r कम हो गया ना यहाँ पे, r m कम हो गया, m कम हो गया, तो r भी तो क्या हो गया यहाँ पे? कम हो गया। r कम हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उतनी रहेगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उतनी रहेगी ना उस सिचुएशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कोई चेंज नहीं हुआ। अरे जब ये फैक्टर नजदीक है, r कम हो रहा है इसके लिए, तो जो ये वाले मासीज हैं, इधर जो मासीज हैं, इनके लिए r क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, इनके लिए r क्या हो रहा है? इंक्रीज। इस मास से दूर है तो इफेक्ट फोर्स कम हो रहा है, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा वहां पे भी आपका सेम हो जाएगा, तो इसलिए कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। क्या क्या आएगा ओवरऑल कहने के लिए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल क्या होगी? ऑलवेज जीरो। अब तो फिर से समझ लीजिए, फिर से बताती हूँ। आपने क्या माना? एक गॉसियन सरफेस माना। मैंने कहा था प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक हाइपोथेटिकल सरफेस आप अज्यूम करते हैं, हम 12th में भी यही करेंगे चार्ज के केस में। तो पहले केस में क्या था बच्चों? जब स्फीयर बाहर था, जब स्फीयर आपका बाहर था, तो इस स्फीयर का मास पूरा इस गॉसियन सरफेस में एनक्लोज था, इसको हमने एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट करा और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई? GM/R से। अब आपने कहा कि ये P पॉइंट अंदर आ गया, पहले P पॉइंट यहाँ था, अभी P पॉइंट यहाँ अंदर आ गया, तो ये गॉसियन सरफेस अब ये बन गया। अब यहाँ देखो अंदर कोई मास एनक्लोज नहीं है, तो ये अंदर तो सेल क्या है? खाली है। सोलो स्फीयर या सेल होगी वो अंदर कैसी होगी? खाली होगी। खाली होगी तो अंदर कोई मास ही नहीं है, तो फील्ड कहाँ से आएगी? कोई मास ही नहीं है तो फील्ड कहाँ से आएगी? इसलिए ध्यान रखना कि सेल के अंदर नेट ग्रेविटेशन फील्ड ऑलवेज क्या होगी? जीरो। नेट ग्रेविटेशन फील्ड इनसाइड द सेल ऑलवेज जीरो। अब इसको ग्राफ में बना लेते हैं बच्चों। ग्राफ में कैसे बनाएंगे? समझने के लिए ऐसे बना लेंगे, ये इधर ग्रेविटेशन
स्फीयर बना लो आप, थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ आ जाता है। हालांकि मैं डायरेक्ट बनाती हूँ तो मैं ऐसे बना दूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आर। तो मैंने कहा अंदर तो जीरो है, अंदर की साइड जीरो दिखा दिया, और ये सरफेस और ये भार इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर से। देखो आप भार क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। ये सरफेस है जहाँ पे आर बराबर है आर, और अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। अब समझ लो, यहाँ से समझ लो, यहाँ समझ नहीं आना। देखो ये सरफेस आपके पास स्फीयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों दोनों साइड में, ये सेंटर पे है, ठीक है। अब देखो ये स्फीयर है, ये सेंटर से रेडियस आर है, आर रेडियस तक तो कोई मास है ही नहीं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, जीरो है ना। अरे अंदर तो खाली है ना, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब सरफेस पे आ गई, इसकी सरफेस पे आ गई, यहाँ पे ये सरफेस है इसका, यहाँ पे मैंने कहा आर बराबर है किसके, आर। अब जो सरफेस से बाहर जाओगे तो सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर। तो जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनाते हैं तो कुछ ऐसे ही बनता है। अरे जैसे जैसे आर बढ़ेगा ये घटेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आर बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो ये आ जाएगा ग्राफ आपके किसके लिए, फॉर द सेल, फॉर द सेल। क्लियर हुआ? बताइए एक बार जल्दी से नोट करिए, हो गया नोट? करो जल्दी कर लो। नेक्स्ट लीजिए, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द सॉलिड स्फीयर, द सॉलिड स्फीयर। देखो बच्चों सॉलिड स्फीयर का मतलब क्या है, सॉलिड स्फीयर मतलब जो अंदर से भरा हुआ होगा पूरा, होलो का मतलब तो जो अंदर से खाली है। सॉलिड स्फीयर मतलब जो पूरा अंदर से भी फिल हो रहा है, भरा हुआ, मतलब एक ऐसा स्फीयर जो अंदर से पूरा भरा, मतलब अंदर भी अब उसके मास है। सॉलिड स्फीयर क्रिकेट की बॉल कह दो, जो रबड़ की जिससे आप खेलते हैं ना, तो वो क्या होती है, पूरी अंदर से भरी हुई होती है ना, तो स्फीयर की फॉर्म में ही होती है आपकी। तो इसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे निकालना, ठीक है। तो वही बात करेंगे सबसे पहले बच्चों, इसमें हम 3 केस की बात करेंगे। तो सबसे पहले स्फीयर है बच्चों, ये पूरा अंदर से भरा हुआ है, तो पहला सिचुएशन वही रहेगी जो सेल के अंदर, एक गॉसियन सरफेस मानोगे यहाँ से आप लोग, ठीक है। इस पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर मास क्या आपका अनक्लोज है, यहाँ पे गॉसियन सरफेस के अंदर ये मास है सॉलिड स्फीयर का, आर रेडियस, वो अनक्लोज है। गॉसियन सरफेस के अंदर m मास है और r क्या है, रेडियस, वो इसके अंदर अनक्लोज, ठीक है। तो उस सिचुएशन में किसी p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, वही आ जाएगी Gm/r का स्केल। सिमिलरली ऑन द सरफेस बात करोगे तो r बराबर r, लेकिन अंदर के लिए थोड़ा हमें कसरत करनी पड़ेगी। अंदर कैसे निकालेंगे, अब आपके पास ये स्फीयर है बच्चों, ये पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, तो मैंने अब की बार गॉसियन सरफेस कहाँ जाएगा, आपका अंदर आ जाएगा। ये पूरा भरा हुआ है, मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ, ये कंप्लीट यहाँ अंदर भरा हुआ है, फिल है यहाँ, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, इसके अंदर यहाँ पर एक छोटा सा हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस क्या करोगे, अज्यूम करो कि अब अंदर निकालो, तो गॉसियन सरफेस भी अंदर ही मान लो, ठीक है। ये गॉसियन सरफेस मान लिया आपने, इसका m मास है, ये r रेडियस है। अब ये p पॉइंट, पहले केस में p पॉइंट बाहर था, अब ये p पॉइंट कहाँ गया, अंदर आ गया। अब ये r रेडियस और टोटल रेडियस क्या है, इसकी कैपिटल R, ठीक है। अब आप कैसे निकालेंगे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, आप बात कर रहे हैं बच्चों इनसाइड द स्फीयर, तीसरा केस है इनसाइड द स्फीयर, इधर बात कर रहे हैं इनसाइड द स्फीयर वाला। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू E की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से E इज इक्वल टू, पूरे स्फीयर का मास m है, पूरे स्फीयर का मास है m। तुम्हें तो सिर्फ जो अनक्लोज रेड वाला जो तुम्हें दिख रहा है, सिर्फ इसका मास चाहिए जिसकी रेडियस स्मॉल r, इसके कारण तो फील्ड चाहिए ना अंदर।
मान लिया स्फीयर था, तुम अब अंदर गई इस पॉइंट पे फील्ड निकालना चाह रहे हो, तो इस पॉइंट के लिए गॉसियन सरफेस या जूम कर लिया आपने, ठीक है। तो इस पूरे का मास m है, तो इसका मास क्या मान लोगे, m डैश कह दो, dm कह दो, ठीक है, dm कह दो, m डैश कह दो, तो g m डैश बाई r का स्केयर। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट यही है कि किसी मास m के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, gm बाई r का स्केयर, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से अब आपको क्या चाहिए, m डैश की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, इससे m डैश की वैल्यू चाहिए। तो m डैश की वैल्यू निकालने का तरीका वही है हमारे पास, 10 पेन का मूल्य इतना, तो 4 पेन का मूल्य कैसे निकालते हैं, तो क्या करोगे, कंप्लीट 4/3 पाई r क्यूब स्फीयर, मास कितना है बच्चों, कैपिटल है, तो यूनिट स्फीयर का मास कितना हो जाएगा, m बाई 4/3 पाई r क्यूब। इसको मैं रो भी कह सकती हूँ। अगर डेंसिटी की फॉर्म में बात करें तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो मैं इस रो को ऐसे लिख सकती हूँ बच्चों, क्योंकि रीजन दोनों फॉर्म में यूज होता है, 4 पाई r, दोनों फॉर्म में रीजन मिल जाएगा। अगर डेंसिटी तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो यही तो लिखा मैंने, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा कितने स्फीयर का मास इतना है, तो यूनिट स्फीयर का मास ये हो जाएगा। तुम्हें कितने स्फीयर का मास चाहिए, यहाँ पे सिर्फ इस स्फीयर का मास चाहिए, रेड वाले का, क्या लिखोगे, 4/3 पाई r क्यूब स्फीयर हैव दी मास, तो क्या बन जाएगा, 3m बाई पाई r क्यूब 4 पाई r क्यूब इंटू 4/3 पाई r क्यूब। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो m डैश मास की वैल्यू कितनी आ गई, m r क्यूब डिवाइडेड बाई r, तो उस m डैश मास की वैल्यू क्या होगी आपके पास, ठीक है। इसको यहाँ पुट कर दो बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपके पास, A इज इक्वल्स टू G बाई R स्क्वायर, और m डैश की वैल्यू क्या है, m r क्यूब डिवाइडेड बाई r क्यूब m r क्यूब डिवाइडेड बाई r, ये इससे कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, G m बाई r क्यूब इंटू में एक रिजल्ट तो इस फॉर्म में, डेंसिटी के फॉर्म में भी लिख देंगे, तो आपके पास ये क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, r, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, r। मतलब क्या होगा बच्चों कि r यहाँ p देखो, एक बार p यहाँ देखो, फिर p यहाँ देखो, ऐसे बढ़ते जाओ, तो r बढ़ता जाएगा सेंटर से सरफेस तक, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे स्मॉल r इंक्रीज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ आ गया सबको, नोट करिए जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लीजिए। अब देखो बच्चों, इसके कारण अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसे बनेगा इस केस में, इस केस में देखो आउटसाइड क्या है, E इज इक्वल टू जी एम बाई आर का स्केयर, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R
आर स्क्वायर। यूनिवर्सली है तो बच्चों ये आ जाएगी, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाए ग्राफ। इस रिजल्ट को आप चाहो आप डेंसिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हो, मैं वो भी लिख के दिखा देता हूं एक बार कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आई है यहाँ से जी एम आर बाई आर। आप चाहो तो देखो डेंसिटी मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मैं यहाँ से ये लिख सकती हूँ ना इसको, मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी वॉल्यूम की वैल्यू 4/3 पाई आर। तो मैं यहाँ पे इस मास की वैल्यू पुट कर देती हूँ जी बाई आर क्यूब इंटू एम। एम की वैल्यू है रो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू आर। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 4/3 पाई जी रो इंटू आर। तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर। मतलब जैसे जैसे सरफेस से इस पी पॉइंट से आगे आगे बढ़ते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि हम यहाँ का पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड पर। तो आप डेंसिटी के फॉर्म में रिजल्ट लिखोगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड का ये आ जाएगा, और मास के फॉर्म में लिखोगे तो बच्चों ये आ जाएगा। कई बार बुक्स में जब आप पढ़ते हो तो आपकी बुक्स में जो भी है आपके पास जनरल में लगवा रखी है ऐसा जो भी आपकी, उसमें यहाँ माइनस लिखा मिलेगा। तो माइनस को मैं बार बार समझा रही हूँ। माइनस वर्ड क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ग्रेविटेशन फील्ड किधर, टुवर्ड्स द मास। ग्रेविटेशन फील्ड किधर है, टुवर्ड्स द मास। ठीक है, तो नेगेटिव साइन यही बताएगा आपको कि फील्ड टुवर्ड्स द मास। कभी कंफ्यूज हो जाओ कि मैडम ने तो नेगेटिव साइन नहीं बताया, लेकिन इसमें क्या बता रखा है, वो नेगेटिव साइन बता। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना।